शायद, है ना। चलिए, तो 27 मई करंट अफेयर 2021, यहां पर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, यहां पर रीचिंग मार्स विद इंड्यूस्ड टॉर्पर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जेब्रा फिश के बारे में बात करेंगे और कैसे ये हेल्प करेगा, अभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। कोइंसिडेंस ऑफ सुपर मून एंड टोटल लूनर एक्लिप्स, इस बार टोटल लूनर एक्लिप्स है, मतलब पूर्णतया जो चंद्र ग्रहण है, कंप्लीट चंद्र ग्रहण है, इसका मतलब यह है क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्निफर डॉग, स्निफर डॉग जो होते हैं, जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं, दे कैन इवन डिटेक्ट द कोरोना वायरस स्वैब, स्वैब जो हम लोगों के नोज नेजल में या फिर माउथ में डाला जाता है, जिसे टेस्ट किया जाता है 94% तक एक्यूरेसी के साथ स्निफर डॉग कैन डिटेक्ट। तो ये तो लगभग ये देख लीजिए आरटीपीसीआर का 97% होता है, तो अपने आप में स्निफर डॉग कैन इजीली डिटेक्ट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने नेट जीरो एमिशन रोड मैप बताया, जिसमें 400 अलग अलग पॉइंट्स बताए, हम लोग मेनली कवर करेंगे यहाँ पर। जीनोम सीक्वेंसिंग अब भारत भी लेकर आ रहा है, और जितने भी वेरिएंट्स हैं भारत में, जैसे 0.617, तो इन वेरिएंट्स पर उसको पूरी तरह से ट्रैक किया जाएगा भारत की एजेंसी द्वारा। वैसाख जो सेलिब्रेशन होता है, ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो कि 26 ऑफ मई को गई है बुद्ध पूर्णिमा, और ये हमेशा अप्रैल या मई मंथ में आता है वैसाख सेलिब्रेशन। बहुत ही इंटेलेक्चुअल तौर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने दुनिया के 50 तिब्बत के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस किया, डिस्कशन किया। सो व्हाट्सएप ने क्यों किया है इंडियन गवर्नमेंट को सू इन द दिल्ली कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में, ऐसा क्या रीजन है। नासा का न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी, जिसमें इसरो इज ऑल्सो द बॉडी, इसरो इज ऑल्सो द पार्टिसिपेंट, मतलब ये दोनों मिलकर एक नया अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी क्रिएट कर रहे हैं। यूके लॉन्चेस प्रोसेस टू स्टार्ट फ्री ट्रेड टॉक्स, अब भारत और इंग्लैंड के बीच में 2022 तक पूरी तरह से फ्री ट्रेड टॉक्स होगी, दोनों देशों को फायदा मिलने वाला है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, सुबोध कुमार को यहां पर सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया है। हमेशा ये पोस्ट जो है कंट्रोवर्शियल रहता है, एंड एट द एंड ऑफ सेशन वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रीचिंग मार्स विद इंड्यूस्ड टॉर्पर। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि टॉर्पर क्या है। तो देखिए, टॉर्पर क्या होता है, अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल इनएक्टिविटी। आपने सुना होगा पोलर बियर, जो भालू होते हैं, पोलर बियर, एंड बहुत सारे रोडेंट्स कौन से होते हैं, जैसे गिलहरी, चूहा, दीज ऑल इन पर्टिकुलर मंथ ऑफ कोल्ड पीरियड। पोलर बियर तो 6 मंथ के लिए स्लीप करता है, मतलब सोता है, और इससे क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है वो बच जाती है। स्लीप करते हैं यदि हम लोग तो एनर्जी सेव हो जाती है। और बिफोर स्लीपिंग द पोलर बियर ईट्स लॉट ऑफ मीट एटसेट्रा इन दी पोल, राइट। तो ये होता है हाइबरनेशन। इन द सेम वे हमने देखिए जेब्रा फिश में क्या देखा, जेब्रा फिश में ये देखा, देखिए जब भी हम लोग बाहर जाएंगे और विदाउट एनी सूट, बिना किसी सूट के हम लोग ब्रह्मांड में निकल गए, मार्स की तरफ निकल गए, मंगल की तरफ निकल गए, राइट, है ना, मून की, चंद्रमा की तरफ निकल गए, व्हाट विल हैपन, वेरी हार्श रेडिएशन, वी कैन नॉट सर्वाइव एंड वी विल फेस डिजास्टर्स ऑन आवर स्किन, राइट। तो यहां पर क्या है, जेब्रा फिश को जब इस प्रकार की हाई इंटेंसिटी वाली जो फ्रीक्वेंसी पर रखा गया, तो इसने क्या किया, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया, टॉर्पर कर दिया, राइट, लेथार्जी, स्लो हो गया, और इसने ऑक्सीडेशन इन द सेल वो बिल्कुल कम कर दिया। और इससे क्या हुआ, इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। जब भी देखिए कोई रेडिएशंस आती है, व्हेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, जब भी कभी कोई रेडिएशन आती है, तो यदि ऑक्सीजन कोशिकाओं में देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, that means in the cell there will be oxidization,
वहां पर ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा एंड इट विल क्रिएट द मेलाफाइड, इट विल बी अ मेलाफाइड, ये हमारे लिए खराब हो जाएगा, है ना, तो मेलिग्नेंट हो जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी कैन यूज सच प्रॉपर्टी ऑफ जेब्रा फिश, और आने वाले समय में हम लोग अपने डे टू डे अफेयर में भी इसको प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हाइबरनेशन इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट प्रोटेक्ट वेरियस स्पीसीज अगेंस्ट हार्श कंडीशन सच एज कोल्ड एंड फूड स्कार्सिटी एंड लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर को ये क्या है, बियर कर सकें, झेल सकें, राइट। सो इंड्यूस टॉर्पर इन जेब्रा फिश, ये एक्सपेरिमेंट किया गया 6 मंथ जर्नी ऑफ मार्स, और वहां पर देखा गया कि दिस जेब्रा फिश क्रिएटेड अ रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, और इसी तरह का कुछ रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट यदि मानव में भी हो जाए, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रेट्स वी कैन ऑल्सो चेंज, वी कैन ऑल्सो लोअर इट डाउन। सो आई थिंक आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, whenever we walk, whenever we swim, whenever we run, the metabolic activity will be faster, and this, if metabolic rate in any human being is proper, that means he will always be healthy. So whenever there is any negative effect, so they reduce their metabolic speed, and oxygen concentration in the cell promotes less oxidative stress. तो इनमें जेब्रा फिश में लेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, और इसके कारण वो ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन से बच पाएंगे फ्यूचर में, इस प्रकार का। और देखिए, हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट से इस तरह की चीजें सीखते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ हाइबरनेशन कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट। सो रेप्लिकेटिंग द सिमिलर मॉडल, इसी तरह का कॉपी कर लेंगे तो हमें बहुत फायदा मिलेगा, है ना, स्पेस फ्लाइट में। रिड्यूसिंग ब्रेन फंक्शन, तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी हम अपने डे टू डे अफेयर में अप्लाई करेंगे व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एनी स्पेस जर्नी। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि इस बार सुपर मून भी है और टोटल लूनर एक्लिप्स भी है। टोटल लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या है? देखिए, ये है सन, ये है अर्थ और ये है मून। यदि ये बिल्कुल सीध में एक लाइन में आ जाएं तो सन की जो लाइट है वो इस पर नहीं पहुंच पाएगी, मून पर, ये अर्थ है। और इफ इट इज कंप्लीटली ये एक्चुअल में क्या होता है, दिस ऑल्सो हैपन्स ऑन फुल मून। एक बात ये भी है कि फुल मून का मतलब जब पूर्णिमा होती है तब होता है ये, तो फुल मून में तो फुल मून दिखाई देना चाहिए, बट ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से ढक जाता है। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, टोटल लूनर एक्लिप्स, जिसमें कंप्लीट कवरेज हो जाए मून। एंड व्हाट इज सुपर मून? सुपर मून क्या होता है? देखिए व्हाट इज सुपर मून अगेन। सो सुपर मून इज व्हाट, दिस इज अर्थ, दिस इज मून, दिस इज रिवोल्यूशन, दिस इज अ रिवोल्यूशनरी पाथ ऑफ मून। एंड हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आई हैव डिस्कस दिस, that this is a path of moon. So this location of moon will be far closer, and that is why around 30% the moon looks brighter and 15% larger. Around exactly, if I'll talk to you, it is 27%, 15% it looks larger. Why? Because it is not in the distance, और इसको बोलते हैं, this is known as perigee, राइट। तो आपको टोटल लूनर एक्लिप्स समझ में आ गया, कंप्लीट कवरेज ऑफ मून। सुपर मून का मतलब दैट पेरिजी लोकेशन वेयर द मून इज वेरी क्लोजेस्ट टू अर्थ, दैट पॉइंट एंड एक्लिप्स इज ऑल्सो देयर, सो दिस कंबाइंड हेयर, राइट। तो पेरिजी, एपोजी का मतलब द फारदेस्ट पॉइंट, पेरिजी का मतलब नियरेस्ट पॉइंट, एंड इट विल, अ मून विल लुक ब्राइटर, राइट, एंड रेगुलर शेप से इट विल बी कंपैरेटिवली ब्राइटर। सो टोटल लूनर एक्लिप्स, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, व्हाट इज टोटल लूनर एक्लिप्स। दिस हैपेंड इन 26 ऑफ मे, 26 मई को, मतलब लास्ट डे, कल हुआ है। सो लूनर एक्लिप्स आपको समझ में आ गया, व्हेन अर्थ इन बिटवीन सन एंड मून, एंड इफ इट इज कंप्लीटली कवर्ड, then it is what, total lunar eclipse. Super moon is what, when moon is
far closest to earth. And what is blood moon? Blood moon is when due to such circumstances the sunlight is incident from moon, and because of this elevation this red light is only emitting from earth, and that is why this moon looks like red, and this is known as what? Blood moon, blood wolf moon. And what is blue moon? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. व्हाट इज ब्लू मून? इन अ सेम मंथ, एक ही मंथ में, इफ let consider that in a same month, one second, in a same month what happens, like 1st May, we are just assuming on 1st May there is full moon का मतलब पूर्णिमा है, and on 29th of May again full moon. So in the same month if there is 2 full moon, that will be known as blue moon. So sometime it is a combination that a total lunar eclipse with red moon with blue moon, ये जो combinations होते हैं ये exams में पूछे जाते हैं, right? Now the next topic is sniffer dog can detect coronavirus. Why? These like Lebra and जर्मन शेफर्ड, आपने इन डॉग्स के बारे में सुना होगा, ये डॉग स्क्वाड के रूप में काम करते हैं. आरटीपीसीआर में तो हम लोगों को समय लगता है, लगभग 4 to 5 आवर्स लगते हैं टेस्ट होने में, बट दीज डॉग्स कैन इजीली, माफी चाहता हूं, दीज डॉग कैन, ये माफी इसलिए चाहता हूं दोस्तों कि ये थोड़ा सा इधर आ गया था कंटेंट और शायद आपको दिख रहा नहीं होगा प्रॉपरली. तो 2 ग्रुप्स ऑफ रिसर्चर हैव रिपोर्टेड सेपरेट फाइंडिंग ऑफ स्निफर डॉग डिटेक्टिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन. देखिए डॉग्स में ये क्षमता होती है, और जिस तरह से डॉग में ये क्षमता है, उनकी जो नेजल क्षमता, यदि हम उनको सेंसर पर ले आए तो आप सोचिए जिस प्रकार से हम ऑक्सीपल्स मीटर पर हमारे ऑक्सीजन मेजर करते हैं, वैसे ही कोरोना वायरस को स्मेल से ही पता चल सकता है. इस प्रकार के सेंसर बनाए जा सकते हैं, वेरी सिंपल. तो यहां पर स्टडीज में, अमेरिका की यूएस स्टडी में पाया गया कि स्निफर डॉग कैन डिटेक्ट द पॉजिटिव सैंपल 96% एक्यूरेसी के साथ, राइट. एंड यही यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने देखा 94% एक्यूरेसी के साथ, जबकि आरटीपीसीआर की कितनी एक्यूरेसी है? 97.2. आपको मुझे बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीपीसीआर, राइट. आपको मुझे बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैट, है ना. मैं लगातार आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना. एक आरएनए टेस्ट भी होता है. सो दे करेक्टली इग्नोर्ड अनइंफेक्टेड सैंपल. तो यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग देशों ने पता किया. देखिए होता क्या है, जिनमें कोरोना है उनके यूरिन, उनके सेलिवा, उनके स्वेट मतलब जो पसीना है, there may be found some different organic compound. If we will first, what we do actually with the sniffer dog, first we give the saliva, the urine or the sweat or the swab जो nasal में डाला जाता है. So first we will give the corona affected patient, and it will smell properly, the dog will smell properly, and later the similar condition it will found, it will accurately identify that it is there is corona or not. It can be easily find out, right. So the dog are trained to detect distinctive smell, और इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंसर्स को बना सकते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, वो आपको यू मस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट. तो अभी यास नाम का तूफान मैंने आपको बताया था. यास जो तूफान है ये ओमान ने नाम दिया है, और पर्शियन में इसका नाम होता है जैस्मिन, एक फ्रेग्रेंट वाला जो ट्री है जिसमें खुशबू आती है. और अभी क्या हुआ, ये जो है लैंडफॉल कर भी गया ओडिशा में, बहुत ही ताकतवर है ना, सुपर साइक्लोन. सो इसका नाम कौन देता है, ये टर्म हमेशा याद रखना. देयर इज 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर एंड ट्रॉपिकल सेंटर वार्निंग सेंटर्स एज. और यहां पर देखिए भारत भी एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर भारत में भी है, दिल्ली में, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर. तो इनके द्वारा नाम ये कंडक्ट किया जाता है. हमारे बे ऑफ बंगाल में या फिर अरब सी में, इंडियन ओशियन में जो भी
साइक्लोन्स आते हैं उनके प्रॉपर नाम 13 कंट्रीज देते हैं। तो भारत की जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है RSMC, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये आपको टर्म याद रखनी है, इनके द्वारा ये दिया जाता है, राइट। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन्होंने सन 2000 से ये नाम देना शुरू किया था। 13 कंट्रीज हैं, 13 countries gives, they have already given 13 name, that means 169 names are already given, 169 name। अच्छा मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा, द वेरी नेक्स्ट साइक्लोन आफ्टर यस इन दिस रीजन, इन द साउथ एशियन रीजन, दैट विल बी नोन एज गुलाब। अभी आया है नहीं आया, बट ऑलरेडी नेम फिक्स्ड है इसका, गुलाब, है ना। तो इस तरह से 13 देश हैं, ये नेमिंग्स, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन RSMC, यू मस्ट रिमेंबर दिस, राइट। चलिए, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आपको याद आ रहा होगा, देयर वाज अ क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस 1973, इन 74 देयर वाज ऑयल क्राइसिस एंड OECD कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, जो कंट्रीज हैं जिसमें डेवलप्ड नेशंस ही आते हैं, उन्होंने एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का निर्माण किया था, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस को कैसे रोका जा सके। इज इट क्लियर। तो इसने एक नेट जीरो बाय 2050, बड़े हार्श, बड़े ही टफ कंडीशंस रखी है। यदि आप चाहते हैं भाई, द होल वर्ल्ड वांट्स दैट 2100 जो ईयर है उसमें टेम्परेचर ऑफ ओवरऑल अर्थ शुड इंक्रीज ओनली बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें जो है दीज ऑल द सजेस्टेड रिकमेंडेड रोड मैप को फॉलो करना होगा। वैसे अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इफ वी विल अप्लाई ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सब कुछ अप्लाई कर देते 17 पॉइंट्स एंड आगे भी प्रॉपरली काम करते, स्टिल वी में सी 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी भी ऐसी भी एक रिपोर्ट आई थी। और यदि हमने इसी तरह से चलते रहे विद द सेम स्पीड, द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर विल बी इंक्रीज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज व्हाट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इट विल बी हार्श, irreversible, no one can help for this earth if this had happened. So that is why to provide the pathway to bridge the current gap between rhetoric and reality, तो reality में यदि चाहते हैं तो ग्रीन हाउस गैस पर बहुत तेजी से लगाम लगाना होगा। 400 माइलस्टोन टू गाइड्स बताया है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी हो और कंट्री एंड मार्केट कंडीशन ट्रेड ऑफ विद वाइडर सोसाइटल गैप। जैसे प्लास्टिक हम लोग बना रहे हैं, ये वाइडर सोसाइटल गोल्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको बैन कर दिया जाए। अब से नए न्यू जो ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स हैं, न्यू एक्सप्लोरेशन कुएं हैं, वेल हैं, उनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। इस प्रकार के टफ सजेशन दिए जा रहे हैं, बट एवरी कंट्री इज नाउ एक्सप्लोरिंग because of their energy security, but it is not possible, but it has given the roadmap. Universal international cooperation is required, है ना। जैसे 2060 में चाइना ने बोला हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, बट बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में दे आर मेकिंग देमसेल्फ न्यूक्लियर सफिशिएंट, इवन पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री बनना चाहता है डिफेंस एज वेल। सो ये अमेरिका की और चाइना की जो स्थिति आजकल जो क्लियरली दिखाई दे रही है, China is actually doing something wrong behind the playing the positive card, that is we will be carbon neutral by 2060. So universal international cooperation is required here, orderly transition हो, और देखिए 1.5 डिग्री 50% स्ट्रेटेजी वुड गिव 50% चांस, ये स्ट्रेटेजी 50% तक की चांसेस है कि इतना रहेगा। देखिए तो अपने आप में इतना सब होने के बाद नॉन कार्बन डाइऑक्साइड GHG एमिशन फ्रॉम द फॉस्टली एंड लैंड यूज, यहाँ पर स्ट्रिंजेंट कट हो, है ना, जीरो कार्बन एमिशन के दौर में हम चले जाएं। और देखिए कोई भी न्यू ऑयल गैस कोल माइन अप्रूव ना हो 2021 के बाद, और हम लोग लगातार क्या है
सोलर एंड विंड एनर्जी का प्रयोग करें और उसमें 1020 गीगावाट तक हम लोग इस मोड पे चले जाएं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया और चाइना में तो जनरेट होती है कोल से। दे आर सजेस्टिंग दैट वी शुड जनरेट बाय सोलर एंड विंड। 90% ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज लो एमिशन, मोर देन 85% बिल्डिंग, 85% से ज्यादा कार्बन जीरो रेडी बिल्डिंग्स बहुत कॉस्टली पड़ती है। हाउ, कैसे एक आम आदमी इसको कर पाएगा? इट इज फार फेच्ड आइडियाज बट दे हैव गिवन सच आइडियाज। सो there should be increment of 714 more renewable, 104% more nuclear electricity generation plant। तो इस प्रकार से 85% less natural gas, 93% less coal। coal is the most polluting energy resource। तो यहां पर देखिए भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका नाम है इंसाकॉग, इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया। ये कंडक्ट कर रही है जीनोमिक सीक्वेंसिंग और पता लगा रही है कि भारत का ये जो आइडेंटिफाइड डबल म्यूटेंट वेरिएंट है जिसको दुनिया सबसे घातक बता रही है, डबल म्यूटेंट। सो यहां पर वी आर फ्लैग द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ वेरिएंट्स आइडेंटिफाइड इन इंडिया वेर क्लब्ड इनटू द फैमिली ऑफ द इंटर रिलेटेड वेरिएंट्स। और इंटर रिलेटेड क्या है कि यूके से जो वेरिएंट आया है, अफ्रीका से तो पॉसिबली कम आया, यूके से जो वेरिएंट आया है B117। तो यहां पर हमको एक पास्ट हिस्ट्री को जनरेट करना होगा। और जब एक्चुअल में कोरोना जो है उसमें RNA होता है अंदर, और जब ये हमारे शरीर के साथ मिलता है तो DNA के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। तो DNA में जो ATGC, इनके जीनोमिक स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनके मेकअप को चेक किया जाएगा और एक सीक्वेंसिंग की जाएगी, है ना। तो देखिए यहां पर B117 वेरिएंट मार्क्ड एज इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी एंड मोर प्रेवलेंट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट कॉन्ट्रास्ट टू साउदर्न वन। तो यहां पर ये जो वेरिएंट है इसके कंप्लीट हिस्ट्री को जानने और उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो क्या होता है यूज ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस टू आइडेंटिफाइंग पैटर्न जीनोम सीक्वेंसिंग। ATGC जो होते हैं उनका जीनोमिक सीक्वेंस सभी जानवरों में अलग होता है, और जब ये हमारे DNA को इन्फेक्ट करता है तो हमारे ये कॉम्बिनेशन जो है ATGC का, लाखों ATGC है ना, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, तो इनके रोल को है ना म्यूटेशन सर्टेनिटी पता चल सके और कैसे इनफेक्टिविटी किया जा सकता है। तो ये भारत की एजेंसी है इंडिया सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया। ये पूछा जा सकता है भारत की कौन सी एजेंसी इज वर्किंग इन दिस डायमेंशन, इन विच डायमेंशन, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ कोविड वेरिएंट्स, राइट। सो वैसाख बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। मोदी हैज एड्रेस्ड वर्चुअल वैसाख ऑन 26 में, क्योंकि इसी दिन फुल मून था। 50 मोस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर्स, यहां पर उनको एड्रेस किया गया। और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो आपको मुझे ये बताना है हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री। सो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन भी है, और इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेट करके एक कॉन्ग्रेगेशन। व्हाट इज कॉन्ग्रेगेशन? कॉन्ग्रेगेशन का मतलब बहुत सारे लोगों का, समुदाय का मिलना। सो वर्चुअल कॉन्ग्रेगेशन किया, है ना। सुप्रीम हेड ऑफ द बुद्धिस्ट संघ बोला जाता है बुद्धिस्ट के संघ को। इनके जो लीडर हैं दलाई लामा, ही लिव्स इन धर्मशाला इज वन ऑफ द सिटी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, है ना। तो वो जो है एक्सपैट्रिएट कर दिए गए थे फ्रॉम चाइना, है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म इसी दिन माना जाता है, अप्रैल मई में ये वैसाख मनाया जाता है। और ऑन द सेम डे, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इसे 1999 में UN डेजिग्नेटेड डे है, एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू सोसाइटी। बुद्धिज्म के जो फिलोसॉफी, इट इज वेरी नाइस एंड दैट इज व्हाई UN डेजिग्नेटेड डे इज डिक्लेयर्ड हियर। यहां पर ट्रिपल ब्लेस्ड डेज हैं, ट्रिपल ब्लेस्ड डेज रिलेटेड टू बुद्धा's लाइफ। एक तो तथागत गौतम, जिनको पूरा एनलाइटन हो गए हैं, बुद्धा का बर्थ भी यहीं हुआ, एनलाइटनमेंट, तथागत गौतम मतलब बुद्धा का जन्म, एनलाइटनमेंट एंड महापरिनिर्वाण, तो ये तीनों ऑन द सेम डे हुए, है ना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है महाबोधि टेम्पल,
राइट। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लोकेटेड इन बोध गया बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेस्को की साइट्स। सो बोधि टेम्पल में ही वेयर लॉर्ड बुद्धा सेड टू हैव अटेन एनलाइटनमेंट, जो बोधि नाम का है ना वृक्ष पीपल का। और यूनेस्को हेरिटेज साइट रिलेटेड टू बुद्धिज्म इन इंडिया इज नालंदा महाविहारा एट नालंदा, आर्कियोलॉजिकल साइट है नालंदा महाविहार की। सांची स्तूप, जिसे अशोका, ग्रेट अशोका ने बनाया था, एंड लेटर इट इज अ डोम शेप्ड। और यहां पर जो है जो इस जितनी भी बॉडी पार्ट हैं जो अलग अलग एरियाज में बुरियल किया गया, तो उनमें से एक सांची भी है, सबसे बड़ा है यहाँ पे। और सांची को पुष्यमित्र शुंग ने पूरी तरह से क्या कर दिया था, वेंडलाइज्ड कर दिया था। वेंडलाइज्ड का मतलब पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उनके पुत्र अग्निमित्र ने इसे फिर से रिनोवेट किया था सांची। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये तो बता ही दिया है। अजंता केव्स भी रिलेटेड हैं औरंगाबाद में, क्योंकि यहां पर बुद्ध, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ये क्वेश्चन पूछा था, तीनों से हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म से। व्हाट्सएप ने क्यों किया है इंडियन गवर्नमेंट को सू इन दी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में? क्योंकि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ निकाला था ऑन 25 फरवरी 2021 को ये रूल निकाला गया था, और 3 महीने का इन्होंने समय दिया था। दीज रूल आर न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, जिसके तहत ये बोला गया कि व्हाट्सएप और जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, कू एंड इसके अलावा नेटफ्लिक्स वगैरह जो हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन सभी को अपना एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना होगा और एक दिन के अंदर रिस्पॉन्स करना, एक दिन के अंदर अंदर उन्हें एक्सेप्ट करना होगा जिसने भी, जैसे मान लो विमेन के साथ कुछ मॉलेस्टेशन हुआ है, गलत अभद्र व्यवहार हुआ है, एंड लेटर इन विदिन 15 days इट शुड रिजॉल्व द इश्यू। तो इस प्रकार के कुछ टर्म्स लेकर आए थे और व्हाट्सएप को कुछ सजेशन भी दिया था। व्हाट्सएप इज सेइंग दैट हमारा जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, आपको पता होगा व्हाट्सएप में एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, वही इनकी मोर ओवर फिलॉसॉफी है। और यही जो है ना कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जिसमें आपको याद आ रहा होगा बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी बैठाई गई थी। तो यहां पर निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। दैट इज वाई दे वेंट टू वेयर इन दी दिल्ली हाई कोर्ट। सो आईटी रूल 2021 ये नया रूल है, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑर्डर, एक यहीं पर भारत में ऑथोरिटी होनी चाहिए, राइट। डेटा लोकलाइजेशन की मांग तो बहुत पहले से चली रही थी। चलो, अब नासा ने न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी बनाया है, इसरो भी इसमें साथ में है, तो ये याद रखना। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, नासा इसरो साथ में काम कर रहे हैं। और होलिस्टिक डायमेंशन व्यू, मतलब एक समग्र व्यू अर्थ का लिया जाएगा, बेडरॉक, एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीजों को, क्लाउड, वेदर, एरोसोल, वाटर सप्लाई, सरफेस इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। देखिए इन सब का एक होलिस्टिक जब इंटीग्रेशन होता है तो हम बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि वेयर देयर कैन बी मेजर क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर, हरिकेन्स। रियल टाइम डेटा से क्या होगा, हम लोग रियल टाइम एग्रीकल्चर, रियल टाइम डेटा से क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो देखिए 2 डिफरेंट रडार सिस्टम विल बॉट बाय नासा इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सो न्यू अर्थ ऑब्जर्वेटरी ये बनाई जा रही है, अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म ग्लोबल ऑब्जर्वेशन, बायोस्फीयर, लैंड सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड ओशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और नासा इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में इसकी स्थापना होती है। आपको बताना है इसरो की स्थापना कब हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यूके लॉन्चेस प्रोसेस स्टार्ट फ्री ट्रेड टॉक्स विद इंडिया। फ्री ट्रेड टॉक्स स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जो यूके के मार्केट के जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वो भारत में आएंगे, ट्रेड व्यापार बड़ा होगा। इंडिया के अंदर जब ये आएंगे तो इंडियन जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ये सोचना होगा
कि हाउ वी कैन हैव सच प्रोडक्ट so that they can exist in United Kingdom, and that is why there will be overall improvement in the technology of India because we will approach higher, है ना। यही एक रीजन था why India had not joined ASEAN। ASEAN +6 बनने वाला था लेकिन इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज इंडिया को एक डर था कि इंडियन प्रोडक्ट विल नॉट एग्जिस्ट, और इंडियन जिनमें प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो सकते हैं वैसे कंट्रीज ऑलरेडी जैसे चाइना, वियतनाम, उनके पास वो प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं। सो इंडिया कैन नॉट सर्वाइव, इंडिया कैन नॉट एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन, एंड दैट इज व्हाई इंडिया डिनाइड। तो हम लोग देखेंगे 2022 में दिस विल हैपन, है ना, बाय 2022, और इसके लिए लगातार एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप हो रहा है। बिसाइड दिस इट विल क्रिएट जॉब अक्रॉस द कंट्री, राइट, इट विल क्रिएट द जॉब अक्रॉस द कंट्री। तो आई थिंक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें ट्रिप्स के सभी जो क्लॉज होते हैं, पेटेंट राइट्स वगैरह, उनका भी ध्यान रखा जाता है, और या तो पूरी तरह से टैरिफ फ्री होते हैं ये, या फिर बहुत लीस्ट अमाउंट में टैरिफ लगाया जाता है, रिड्यूस्ड और एलिमिनेट टैरिफ ऑन प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी क्या करते हैं। और देखिए 6500 जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा। सीबीआई के डायरेक्टर अब बना दिया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। हमेशा इसे कहा जाता है केज्ड पैरेट, ये केज्ड पैरेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड है ना, इट विल ऑलवेज स्पीक द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली यूज करके डिफरेंट स्टेट्स में बहुत से जो हैं बहुत से क्रैकडाउन, बहुत से जो चीफ मिनिस्टर है, इवन करंट चीफ मिनिस्टर है, उनके पीछे इसे लगा देती है, और अल्टीमेटली दे गेट बेनिफिट्स टू प्रेशराइज द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज केज्ड पैरेट। किसने कहा था? कौन से चीफ जस्टिस थे? 2013 में कहा था। बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस। और यहां पर देखिए ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो DSPE 1946 के तहत आता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, सेट अप इन 1963, अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये यहां पर 1963 में बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, राइट। तो यहां पर ये क्वेश्चन कई बार आया है। संथानम कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 एंड 1964, इसीलिए संथानम कमेटी ऑलवेज रिमेंबर। DS है ना, DSPE एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये भी आपको याद रखना है, और ये करंटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, है ना, तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में DOPT, ये DOPT ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे जो IAS IPS जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग, उनकी ऑल दी एमोल्यूशन, उनको जो भी बेनिफिट्स हैं, है ना, प्रमोशन इत्यादि DOPT ही करता है, याद रखें। सो CBI वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट स्टैच्यूटरी बॉडी, सावधिक निकाय नहीं है, है ना, क्योंकि इसको एक्ट के तहत, है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पारित किया है इसे। और याद रखना अपॉइंटमेंट कमेटी में 3 पर्सन होते हैं, एंड फर्स्ट वन इज द PM, सेकंड वन इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अवेलेबल नहीं है तो लार्जेस्ट सिंगल जो पार्टी है आफ्टर द विनिंग पार्टी, जैसे बीजेपी के बाद जो है कांग्रेस ही ऑब्वियसली, सो यहां पर उसके लीडर होंगे। प्लस हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये पूरी तरह से काम करता है अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो CBI डायरेक्टर की रूलिंग में आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि है ना, जैसे कोई और इनका जो हेड होता है वो DG कहलाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI, डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। सो यहां पर वन मोर पॉइंट इज, ऐसा नहीं होगा कि CBI जैसे सुबोध कुमार बनाए गए हैं, है ना, सुबोध कुमार जायसवाल, तो ऐसा नहीं होगा कि इनके 3 मंथ ही बचे और इनको बना दिया गया। कम से कम मिनिमम टेन्योर 6 मंथ, मिनिमम रेजिडुअल टेन्योर होना चाहिए,
है ना, इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मार्च 2019 ऑर्डर। तो देखिए समय बहुत ज़्यादा हो गया है एंड एज पर योर रिक्वेस्ट ऑलवेज यू नीड दैट एटलीस्ट 30 मिनट्स लेक्चर शुड बी देयर। तो हम लोग एमसीक्यूज को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयरन डोम्स, आपको आयरन डोम के बारे में क्वेश्चन का आंसर बताना है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमने इस पर पूरी तरह से डिस्कस किया है, 3 क्वेश्चन है, आपको आंसर्स के साथ में पीडीएफ में मिल जाएगा। बुद्धिस्ट साइट, इनमें से कौन कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज राइट। तो 3 क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपको इनके आंसर्स जरूर बताने हैं, पॉज कर लेना जहां जहां पर ये आए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन, विल मीट